जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का सबसे पहला बैच और पहली क्लास है और पहला अध्याय है जो है समुच्चय। समुच्चय के इंट्रोडक्शन को पढ़ना चाहते हैं। और देखो ये जो चैप्टर्स है ना 15-16 चैप्टर्स दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात जानना कि जैसे जूनियर क्लास से 8 से हम लोग जब 9th में आते हैं तो हम लोग के लिए हर चीज़ नया हो जाता है। हर मैथ के टॉपिक्स कुछ अलग हो जाते हैं, थोड़े थोड़े मिलते हैं पुराने वाले। सेम उसी तरह जब हाई स्कूल के बाद हम लोग इंटर में आते हैं ना, पूरे फ्रेश टॉपिक्स मिलते हैं। जैसे समुच्चय है जिसको हम लोग आज तक इसके बारे में कुछ सुने ही नहीं है। ऐसे बहुत से चैप्टर्स हैं जो फ्रेश चैप्टर हैं और उन फ्रेश चैप्टरों के लिए आप चाहें तो बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें आप कि समुच्चय जो है ना, समुच्चय का प्रयोग मतलब अनेक जगह किया जाता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। समुच्चय आप इंटर से चालू होती है और कहाँ खत्म होती है इसका कोई गारंटी नहीं है। इंटर फर्स्ट ईयर, इंटर सेकेंड ईयर जाओगे आप, बीएससी करो, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी करो, पीएचडी करो, उसके आगे तक भी पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाता है ना। तो ये पीएचडी तक जाते हैं, मुझे यहाँ तक अभी तक अंदाजा है, उसके आगे की जो बातें हैं आगे हैं, देखा जाएगा। लेकिन है इसका कोई रूल मतलब लिमिटेशन नहीं है, इतना समझ लो आप, ठीक है। सबसे और इसके जो जन्मदाता है ना, जन्मदाता है जॉर्ज केंटर। इन्होंने मतलब ये 18वीं शताब्दी के हैं, देख लो गणितज्ञ। ये मैथमेटिशियन जो हैं 18वीं शताब्दी के हैं और इन्होंने इसकी खोज की थी। और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग सा करके खोज नहीं किया था इन्होंने। कुछ ना जैसे त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस को बना रहे थे, त्रिकोणमिति श्रेणी के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को बना रहे थे। उसी बीच में इनको इसका जो मतलब परिचय हुआ, इसके बारे में उन्होंने जाना। सबसे पहले क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रखौसला व मंजर भी आएगा, रखौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। बात क्या है कि मजा तभी आएगा जब आप पढ़ना चाहोगे। देखो कई लोगों का मानना होता है कि समुच्चय एक थोड़ा सा अलग का टॉपिक है जो मजा नहीं आने वाला है। रियलिटी है इसमें, जिस तरह आप हाई स्कूल में पढ़े हो ना वैसे मजा नहीं आने वाला है। लेकिन एक बात है, यदि आप इसको पढ़ लेते हो ना तो देख लो, जो दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसके लिए कोई दिक्कत ना होने वाला है। ज्यामिति का चैप्टर दिया है, अनुक्रम दिया है, प्रायिकता दिया है। प्रायिकता आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, तो प्रायिकता दिया है। उसके बाद अवकलन और समाकलन जो है ना, उससे इसी से रिलेटेड है। यदि इसको कर लेते हो ना कोई समस्या नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात जानना कि समुच्चय में आप चाह के भी इसका पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, क्योंकि आगे पढ़ना ही है भाई, सेकेंड ईयर जाना ही है। यदि ग्रेजुएशन करते हो तो जाना ही है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जाना ही है, थोड़ा पीएचडी भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आना है तो इससे पीछा छुड़ाने का झंझट हो ना रखना। चलो भूमिका के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखो समुच्चय है, समुच्चय का सिद्धांत के विकास को सबसे पहले जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने 1845 से 1918 के बीच में जिसके द्वारा किया गया था, ठीक है। इन्होंने ही इसका मतलब विकास किया हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये विकास किए कैसे थे। जो त्रिकोणमितीय श्रेणी के जो कुछ प्रश्न होते हैं ना, उसी को सॉल्व कर रहे थे। इसी बीच में उनको समुच्चय का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, समुच्चय क्या होता है, ठीक है। देखो समुच्चय का पहले जान लो कि इसका यूजेस कैसे है। जैसे मैं बताऊं, यदि आपको यहाँ से मुझे कहीं लेके जाना हो, मैं बोल दूं बस चलो भाई, धीरे धीरे चलते रहोगे। लेकिन वही मैं बता दूं ना कि कुछ वहाँ उद्देश्य है जाने का, मजा आएगा, जाके रास्ते में मजा मिलेगी, तो भाई दौड़े दौड़े जाओगे, है ना। सेम उसी तरह मैं केवल समुच्चय पढ़ा दूं, केवल अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करूं 1.1 और फिर पढ़ाना स्टार्ट बनाओगे तो, लेकिन वो फीलिंग्स जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी। मैं वादा करता हूं आपको कि जो मैथ के जो क्वेश्चंस है ना, वो पूरा फील करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कैसे, उसके बाद फील का मतलब कि हर एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग, आया कैसे गया कैसे, जो इसके इंट्रोडक्शन है, चाहे जो फार्मूलेज हैं, जो रूल हैं, सबको मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाते हो तो। देखो क्या है, तो समुच्चय का जो प्रयोग है ना, संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ये पहला पॉइंट है, देख रहे हो ना, ये दूसरा चैप्टर ही है। अब सोचो कि पहला चैप्टर ना पढ़ो, डायरेक्ट दूसरा चैप्टर पढ़ो, थोड़ा सा तो गया भाई, समझ ही में ना आए। उसके बाद देखो ज्यामितीय जो है, त्रिकोण त्रिवियम ज्यामिति दिया हुआ है हम लोगों में, अनुक्रम में पढ़ना है, प्रायिकता में पढ़ना, आदि के अध्ययन में समुच्चय की ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इतने इतने पॉइंट्स हैं जिसको पढ़ने के लिए हमें समुच्चय की जरूरत पड़ती है।
अब देखो, अब हम लोग ना देखते हैं कि समुच्चय होता क्या है और समुच्चय को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं कि समुच्चय है। समझ रहे हो ना? चलो अगले स्लाइड में देखो। एक बात जान ले हम लोग कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ना। जैसे रास्ते में जाना है भाई, ये तो जान ले कि रास्ते में खाना खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, क्या वर्जित है। बात क्या है, पहले पता चल जाएगी तो बड़ा मजा आएगा कि हाँ इसको खाना है, चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, यहाँ रुको यहाँ जाओ। देखो कैसे, सबसे पहले कुछ बिंदुज हैं, समुच्चय हैं। एक बात समझ लेना कि समुच्चय का कोई अंत ही नहीं है, समुच्चय अथाह है। तो जो हम लोग को शुरू में जैसे क्लास 1 में 1 2 3 से आगे कुछ जोड़ घटाना पढ़े थे ना, वैसे ही इस समुच्चय का भी हम लोग एकदम जीरो पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो। तो उस जीरो को जानने के लिए पहले समुच्चय तो जान लिए हम लोग कि समुच्चय की खोज किसने किया था, क्यों किया था, किसमें यूज आता है। अभी हमें क्या पढ़ना है ये बता के मैं बता रहा हूँ कि समुच्चय क्या होता है ना। सबसे पहले देखो, सबसे पहला बिंदु हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय और उनका निरूपण। मतलब कि समुच्चय कैसे होता है और उनका निरूपण कैसे करते हैं। दो विधियां निरूपण करने की, दोनों मैं बताऊंगा। ये पढ़ेंगे हम लोग 1.1 एक्सरसाइज में, ठीक है। पहली प्रश्नावली है जो 1.1 उसमें पढ़ेंगे समुच्चय और उनका निरूपण। उसके बाद जैसे संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं ना। इसके बाद देखो समुच्चय के प्रकार पढ़ना है। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो ये होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन पहला है रिक्त समुच्चय, दूसरा है परिमित और अपरिमित समुच्चय, और तीसरा है समान समुच्चय को हमें पढ़ लेने हैं 1.2 एक्सरसाइज में। ओके, जो समुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय, इन तीन समुच्चय को हम लोग को पढ़ लेना है 1.3 एक्सरसाइज में, है ना। उसके बाद समुच्चय का वेन आरेख है, जैसे रेखाओं का आरेख खींच देते हैं हम लोग कि जैसे x प्लस वाई बराबर 5 का आरेख कैसे जाएगा। दो नहीं, जो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म थे उनका बनाते थे आरेख, उसी तरह इसका भी खींचते हैं। तो ये वेन आरेख भी पढ़ेंगे 1.4 में। और जो है समुच्चय पर संक्रियाएं जो हैं इसको भी पढ़ेंगे हम लोग 1.4 में ही। अब समुच्चय पे संक्रियाएं क्या है, जैसे देखो संख्या का तो प्रकार जान गया, परिमित परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक, प्राकृतिक, ऐसे ऐसे करके। लेकिन जैसे 1 2 3 4 5 तो हम जान गए भाई, उसके बाद उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ऐसे काम करते हैं ना। सेम उसी तरह समुच्चय में भी तीन संक्रियाएं होती है। पहला होता है सम्मिलन, दूसरा होता है सर्वनिष्ठ, और तीसरा होता है अंतर। अंतर, अब ये तीन जो संक्रियाएं है ना, ये समुच्चय पे की जाती है। देख रहे हो ना, पूरा फ्रेश टॉपिक है ना, ऐसा हम लोग कभी पढ़े भी नहीं है, एकदम पूरा फ्रेश है। उसके बाद देखो, इसके बाद समुच्चय का पूरक और व्यवहारिक प्रश्न। जैसे हम लोग पढ़ते थे राम की उम्र श्याम की उम्र से इतना ज्यादा है, राम की उम्र 2 साल बाद इतना हो जाएगी, ऐसे करके जो व्यवहारिक प्रश्न पढ़ते थे, ये है व्यवहारिक प्रश्न, ये पढ़ेंगे समुच्चय के पूरक में। ये क्या है 1.5 एक्सरसाइज में। एक चीज और जो अभी तक हम लोगों ने 10 में किया नहीं है, हाँ थोड़ा सा दिया रहता था, जैसे ऐच्छिक प्रश्न में, ऐच्छिक जो प्रश्नावली होती थी उसमें दिया रहता था, सबका थोड़ा सा मिक्सअप दिया रहता था, लेकिन मिक्सअप नहीं होता था, वो पूरा ही अलग हुआ करता था। लेकिन क्लास 11th में एक विविध प्रश्नावली है जो इस पूरे को लेके इसी प्रश्नावली में डाली हुई है, इसी को बोलते हैं विविध प्रश्नावली। ये प्रश्नावली बड़े मजे की है। जैसे मैं किया भी करता था हाई स्कूल में कि पूरों को पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लेता था, उस टेस्ट में सबसे मिला के देते थे। अब ये टेस्ट ही है एक, समझ रहे हो बात को, यदि समझे हो तो बनाओगे इसको, तो ये मजे वाले बात है इसमें। अब देख लो एक अच्छा सा दिया ना, ये जो हम लोग ढूंढते थे हाई स्कूल में, आ गया इंटर में विविध प्रश्नावली। तो इस तरह करके ये जो पूरे पॉइंट्स है हम लोग एक चैप्टर में, इस पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, और तब जाके हमारा चैप्टर जो है क्लियर होगा। बात समझ रहे हो ना, तब जाके मजा आएगा कि हाँ भाई ये है। अब इसको जानने के बाद अब हम लोग जान रहे हैं कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कहते किसे हैं, समुच्चय बनाते कैसे हैं, समुच्चय लिखते कैसे हैं, है ना, समुच्चय और उनका निरूपण। तब जाके एक्सरसाइज चालू करेंगे, फिर समुच्चय के प्रकार जानेंगे, तब जाके ऐसे करके जानेंगे, मजा आने वाला है सेशन में। जानने के बाद मतलब समुच्चय की खोज किसने किया था, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है, अब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब समुच्चय होता क्या है। अब हमने देख भी लिया है कि हमको इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो समुच्चय और समुच्चय का निरूपण पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि समुच्चय होता क्या है। तो देखो, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह जिसको कलेक्शन बोलते हैं,
को हम एक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे संग्रह मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु हो, वस्तु कह लो, अवयव कह लो या सदस्य कह लो। हम लोग मैथ है तो वस्तु का यूज नहीं करेंगे, अवयव का यूज करेंगे, है ना। तो जब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह होना, सुपरिभाषित का मतलब कि प्रत्येक के लिए समान रहे। बात समझ रहे हो? जैसे ना मान लो कोई वस्तु है जो मेरे लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है, तीसरे के लिए अलग है, तो सुपरिभाषित नहीं है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रहे, वही है सुपरिभाषित, है ना। जैसे देखो, इसे बोलते हैं सुपरिभाषित संग्रह और इसी को बोलते हैं समुच्चय। छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन समझने वाली बड़ी बात है, अभी समझ जाओगे बस ये 6 एग्जाम्पल में। देखो कैसे बोला है, 9 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, मतलब जो 9 से कम है वह विषम होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 9 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1, 3, 2 होगा नहीं क्योंकि सम है, 3, 5, 4 भी नहीं होगा क्योंकि वो भी सम है, 6 भी नहीं होगा और 7 और 8 भी नहीं होगा क्योंकि वह सम ही है, और 9 से कम ही चाहिए, तो बस 1, 3, 5, 7। अब एक बात बताओ, यदि मैं इस बात को एक व्यक्ति से पूछता हूं तो भी यही बताएगा 1, 3, 5, 7। मैं लिखा तो 1, 3, 5, 7, आप लिखो तभी भी 1, 3, 5, 7। किसी दूसरे इंग्लैंड के आदमी से पूछो वो भी बताएगा 1, 3, 5, 7। अमेरिका के आदमी से पूछो वो भी बताएगा 1, 3, 5, 7। यानी कि किसी के लिए बदल रहा है। जब नहीं बदल रहा है तो ये क्या है, ये सुपरिभाषित है ना। जब सुपरिभाषित है, यह क्या है, समुच्चय है। बात समझे? जब सुपरिभाषित मतलब कि किसी के लिए न बदले, प्रत्येक के लिए समान रहे, उसी को सुपरिभाषित कहते हैं। अब देखो दूसरा एग्जांपल, सबसे अच्छे नेता। सबसे अच्छे नेता बताना है। अब एक बात बताओ, किसी को मोदी जी पसंद है, किसी को दूसरा कोई पसंद है, किसी को दूसरा कोई पसंद है, सबकी पसंद एक थोड़ी है। जब सबकी पसंद एक नहीं है तो ये तो सुपरिभाषित है ही नहीं है, तो फिर ये समुच्चय नहीं होगा। बात समझे ना? यानी कि क्या होनी चाहिए कि सुपरिभाषित होनी चाहिए, सबके लिए समान होनी चाहिए। जैसे देखो तीसरा एग्जांपल, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। जब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यदि हम देखें तो होता है ए, ई, आई, ओ, यू। एक बात बताओ, अब इस बात को मैं खुद बताऊं तो ए, ई, आई, ओ, यू बताऊंगा, दूसरे पूछूं ये भी ए, ई, आई, ओ, यू बताओगे। आपको पता है मैं फिर इंग्लैंड वाले को बोलूंगा पूछने के लिए, है ना। लेकिन भाई किसी से पूछे वही ना बताएगा, कोई अलग तो बताएगा नहीं। तो फिर ये क्या है, ये सुपरिभाषित है ना। और जब सुपरिभाषित है तो यह क्या है, समुच्चय है। अब देखो दुनिया के 5 सबसे अच्छे जानवर। भाई किसी को कुत्ता पसंद है, किसी को बिल्ली पसंद है, किसी को गाय पसंद है। कुत्ता बिल्ली उस शहरे वाले को पसंद होती है, हमारे गांव वाले लोगों को भाई गाय पसंद होती है। हाँ, किसी को भैंस पसंद है ना। तो भाई अलग अलग लोग हैं, किसी को अलग जानवर पसंद है, किसी को भाई हाथी पसंद है। हाथी तो सभी बच्चों को पसंद होती है, जैसे घंटी बजा टन टन बस दौड़े दौड़े गए, हाथी आ गए, हाथी आ गए। ठीक, तो ऐसे करके पसंद तो सबके होते हैं, तो अलग अलग पसंद है ना। तो बस इसीलिए क्या है, ये सुपरिभाषित नहीं है। जब सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय भी नहीं है। ठीक, अब देखो संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड। देख लो संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड। जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। एक बात बताओ, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड कोई निकाल पाएगा क्या? मैं निकाल लूँ तो यही निकालें, अमेरिका वालों से निकलवाओ यही निकालें, इंग्लैंड वाले भाई तो यही निकालेंगे, तो बात ही क्या है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 और 5, यही ना 2 होंगे, तो ये क्या है, सुपरिभाषित है ना। तो जब सुपरिभाषित है तो यह क्या है, हमारा समुच्चय है। उसके बाद देखो छठवां है, समझ रहे हो ना बात को, यानी कि जो किसी के लिए ना बदले। समझ सकते हैं हम लोग कि भाई नेता भाई किसी से बदल सकते हैं लेकिन संख्या नहीं बदल सकती है। अब देखो समीकरण x² बराबर 16 का हल। x² बराबर 16 का हल क्या हो सकता है, जैसे x² बराबर 16, तो x बराबर होगा √16, यानी कि x बराबर ±4। भूल मत जाना, +-4 दोनों होते हैं, ये नहीं कि बस हाई स्कूल के चक्कर में या घूमने के चक्कर में पूरा भूल चुके हैं, है ना। तो देखो ये प्लस भी 4 होगा और माइनस भी 4 होगा,
इसके अलावा दूसरा कोई संख्या लिख सकता है क्या? कोई नहीं लिख सकता है इसका हल जो है। तो इसलिए ये भी क्या है? सुपरिभाषित है। और सुपरिभाषित है तो क्या हमारा ये समुच्चय है। यानी कि मैंने 4 समुच्चय के एग्जाम्पल्स और 2 असमुच्चय बोल सकते हो, चाहे समुच्चय नहीं है उसका एग्जाम्पल बताया हूँ। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसके आगे का क्लियरिटी ये है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना, चाहे इसमें, तो पूरा बढ़िया से क्लियर होगा। लेकिन अभी यहाँ तक मुझे जहाँ तक मानना है, बस आपको ये समझना है कि आपको चेक करना है कि यदि कोई संख्या लिखा हुआ है तो ये किसी के लिए ना बदले, है ना। जैसे मैं पूछ लूँ सबसे अच्छे फल के नाम, तो भाई ये समुच्चय है कि नहीं है? समुच्चय नहीं है, क्योंकि किसी को आम पसंद है, किसी को इमली पसंद है ना, किसी को आंवला पसंद है, हाँ, किसी को केला पसंद है, किसी को अंगूर पसंद है, तो ये अलग अलग फल हो सकते हैं। उसी तरह मैं पूछ लूँ सबसे अच्छे मिठाई का नाम, अब भाई तो किसी को गुलाब जामुन पसंद है, एज समझ ही रहे हो लोग किसी को जलेबी पसंद है, किसी को दूसरी मिठाइयाँ पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, एज लाइक जैसे लॉस्ट चाइल्ड में पढ़े थे हम लोग, उस लड़के को बर्फी पसंद है। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। तो इस तरह करके उसमें लिखा है कि लड़के के मुंह में पानी आ गया। भाई मैं पढ़ा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बर्फी पसंद ही नहीं है। इसी तरह देखो, तो ये समझते। अब देखो कुछ हम लोग ना हाई स्कूल तक कुछ ऐसे संख्याओं को पढ़े हैं ना जिसका डेफिनेशन हमें याद है। जैसे n नेचुरल नंबर को प्रदर्शित करते हैं, z प्रदर्शित करते हैं पूर्णांक को, q प्रदर्शित करते हैं परिमेय संख्या को, r प्रदर्शित करते हैं वास्तविक संख्या को, ये z प्रदर्शित करते हैं धनात्मक पूर्णांक को, q प्रदर्शित करते हैं धनात्मक परिमेय संख्या को, q को, r है, ये r धनात्मक है, यानी कि धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। तो इसे अब हम लोग समुच्चय के रूप में लिखेंगे। कैसे? मतलब समुच्चय मतलब ये होता है एक प्रकार के वस्तुओं का संग्रह। बात समझ रहे हो? जैसे 9 से कम होनी चाहिए, टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन प्राकृतिक विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो ये एक प्रकार का है ना। इसमें देखो ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी कि एक प्रकार का वस्तु है जब जो सबको एक में डाल दिए। जैसे 10th में पेरियोडिक टेबल पढ़े थे आप लोग केमिस्ट्री में, एक प्रकार के जितने तत्व थे जिनका गुण एक समान था, एक में रखे थे ना हम लोग। एक में हम लोग क्या रखे तो वही थे, लेकिन हम लोग पढ़ते थे, है ना। तो वही चीज है, एक प्रकार के वही सेट्स है, समझ रहे हो ना। तो बता रहे हैं ना कि इसके कई उपयोग हैं, बहुत जगह उपयोग है भाई। संबंध, फलन, प्रायिकता, अवकलन, समाकलन के अलावा ही इसका उपयोग है। मैं बोला नहीं पीएचडी वीएचडी के आगे तक किए जाता है, कहीं इसका ठिकाना नहीं। और एक बात और है, यदि इसको ना समझो ना, समुच्चय ना समझो, तो समझना कि मैथ आप नहीं समझ रहे हो इंटर का, बस ऐसे हल्ले हल्ले में पढ़ रहे हो, हल्ले हल्ले में चल रहे हो। और यदि कोई कहता है ना कि ये बस बोरिंग चैप्टर है, भाई उसको बोरिंग समझिए। बोरिंग चैप्टर ये नहीं है, समझने वाला चैप्टर है। देखो जैसे n है, n को क्या लिखते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, है ना। z है, z को क्या लिखते हैं? पूर्णांकों का समुच्चय। q है, q को लिखते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें आप कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हो, ये नहीं है कि इसको लिखेंगे उसको लिखेंगे, बस परिमेय संख्या होनी चाहिए। p/q के रूप का होना चाहिए, जहां p और q पूर्णांक है और q बस 0 ना हो भाई। और जितनी संख्याएं चाहे आप लिख लो, रूट और पॉइंट को बचा लेना, क्योंकि पूर्णांक नहीं होते हैं। r देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं कर लेना, पूर्णांकों प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, समुच्चय है ना। आगे देखो ये है, अब देखो z प्लस लिखा हुआ, ये क्या होता है भाई? तो z प्लस z तो होता है पूर्णांक, लेकिन यहाँ धन लिखा है ना, तो लिखेंगे धन पूर्णांकों का समुच्चय। समझ रहे हो ना। अब देख लो जैसे आ जाता है यहाँ माइनस, तो ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। एक चीज और इसमें आता है, अभी मैं नीचे बता रहा हूं। जैसे देखो ये ना z और यहाँ 0 लिख दिया जाता है, मतलब कि नॉट z, मतलब 0 ना होना चाहिए। और जितने भी हो, जैसे पूर्णांक में 0 भी होता है ना, तो 0 को छोड़ के तो ये नीचे लिखा जाता है 0। उसी तरह q के नीचे भी लिखा जाता है परिमेय संख्या में, और r के नीचे भी 0 लिखा जाता है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। जैसे पूर्णांक जो है 3 प्रकार के होते हैं ना, एक शून्य पूर्णांक, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक।
तो इसमें है, इस पूर्णांक में ये शून्य ऋण धन सब है, इसमें है केवल धन है, इसमें है ऋण और धन है, शून्य नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, इस तरह समझते हैं। देखो ये Q प्लस है ना, यानी कि धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आप नोट कर लेना यहाँ पे। यहाँ देखो R धन है, यानी कि धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह करके जो समुच्चय था उसको मैंने अपने लेवल से आपके लेवल तक पहुंचाने के लिए एवरीथिंग जो मुझे लगा कि आपको जान लेना चाहिए भाई, इसका तो मैं बताया ना कि कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको आगे तक पढ़ना है, लेकिन आपको जितना जानना उतना मैंने बता दिया है, इसको नोट कर लो। फिर आगे अब हम लोग देख रहे हैं ना कि इसको निरूपित कैसे करते हैं समुच्चय को, ठीक है। समुच्चय और उनका निरूपण करें हम लोग। जैसे समुच्चय तो जान लिए क्या होता है कि वस्तुओं या अवयव या जो भी है उसकी सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि जब संग्रह है और सुपरिभाषित है तो उसको समुच्चय बोलते हैं। उनका निरूपण कैसे करते हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन देखो दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका है रोस्टर या सारणी रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। मतलब रोस्टर या सारणी रूप में क्या करते हैं कि उनको बस उन्हीं को अंकों के रूप में कोष्टक में बंद कर देते हैं, है। 3 नियम है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ अभी साइड में। और समुच्चय निर्माण रूप में उसको मतलब उसको हिंदी के रूप में लिखा जाता है। देखो कैसे, पहले देखेंगे हम लोग, आप यहाँ हेडिंग देना समुच्चय, मतलब यहाँ हेडिंग देना आप रोस्टर सारणी रूप, रोस्टर या सारणी रूप। इसमें देखो सबसे पहले समुच्चय के अवयव को मझले कोष्टक में अर्धविराम लगाकर लिखते हैं, है ना। जैसे पहला नियम है कि समुच्चय के अवयव को मझले कोष्टक में अर्धविराम लगाकर लिखते हैं। जैसे देखो कैसे, पहला हमारा समुच्चय है ना, जो जैसे 9 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, हम लोग लिखे थे 1, 3, 5, 7। बस इसमें क्या करते हैं कि मझले कोष्टक में ऐसे लगा देते हैं, हो गया रोस्टर या सारणी रूप, है ना। उसके बाद देखो, इसके बाद ना हम लोग एक नियम और है कि रोस्टर रूप में अवयव को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का कोई महत्व नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम लोग लिखेंगे तो केवल 1, 3, 5, 7 ही लिख सकते हैं। इसको हम लोग 3, 5, 1, 7 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो। कोई जरूरी नहीं है, यदि आप चाहो तो अलग भी, पहले 5 फिर 1 तब 3 तब 7, ऐसे कुछ भी। बस इसका सारणी में ना मतलब सूची का जो क्रम है वो महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि आरोही क्रम में अवरोही क्रम में बढ़ते, जो भी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बस होनी चाहिए, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए। और देखो तीसरा नियम है, रोस्टर रूप में अवयवों को लिखते समय दोबारा नहीं लिखते हैं। सपोज करो कभी कभी ऐसा मूवमेंट आता है ना जब 2 बार लिखना पड़ता है। जैसे अभी आएगा संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में 2 था, फिर 2 था, फिर 5 था ना, तभी तो होगा ना, 2 दूनी 4 अब 5 20। तो हम लोग क्या करते थे, 2 5 ही लिखे थे। तो 2 2 5 नहीं लिखते हैं, केवल 2 5 लिखते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे देखो अब ये तो हमारा है ही नहीं, अच्छे नेताओं वाला, इसको तो काट ही दो भाई, ये तो समुच्चय है ही नहीं। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इसे कैसे लिखते हैं, तो भाई A, E, I, O, U, बस हो गया, कोष्टक में बंद कर दो। वो नियम जो भाई दोबारा इधर उधर भी लिख सकते हैं, तो E, I, O, U एज यू लाइक, जैसे आपकी इच्छा करे भाई लिख सकते हो, किसी को भी आगे पीछे, हम बस होनी चाहिए सभी बातें। अब एक जो तीसरा नियम है ना कि रोस्टर रूप में अवयव को लिखते समय दोबारा नहीं लिखते हैं, ये सब में काम नहीं करता भाई, इसमें 2 बार है ही नहीं तो लिखोगे कहाँ से। अब देखो दुनिया के सबसे अच्छे जानवर, ये भी नहीं है समुच्चय, इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड, अभी मैं बताया हूँ 2 गुणे 2 गुणे 5 होता है। तो भाई समुच्चय में आप 2 2 5 नहीं लिखोगे ऐसे, ये क्योंकि हमारा नियम कहता है कि 2 बार नहीं लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 5, या लिख सकते हैं 5 2, बस मझोले कोष्टक में बंद होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छे से सीख लेना मझोला कोष्टक बनाना, है ना। अब देखो दूसरा है समीकरण x² बराबर 16 का हल। मैंने बताया ही कि x² बराबर 16 है, तो x बराबर करणी में 16 होगा, तो x बराबर +-4 होगा। यानी कि या तो पहले प्लस ले लो
फिर माइनस लिख लो मझोले कोष्ठक में, या पहले माइनस ले लो और फिर प्लस ले लो, 1 कर दो मझोले कोष्ठक में। तो ये है हमारा रोस्टर या सार्डे रूप, है ना। इसमें बस हम लोग 3 नियम को समझते हैं। और देख लो मैं थ्योरी भी बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन ना बता के थ्योरी भी बता रहा हूँ, जिससे कि आप समझते जाओ, है ना। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। अब हम देखेंगे ना जो समुच्चय निर्माण रूप था, मतलब जो दूसरा रूप था, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो चीज़ हमें दिया रहता है ना, उसी को अपने फॉर्म में थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे देखो हमारा है क्या, सबसे पहला नियम जान लेना, एक नियम है इसमें कि समुच्चय निर्माण रूप में मझले कोष्ठक में जो है अवयव के लिए x या कोई और संकेत लिखकर उसका गुणधर्म लिख दिया जाता है। समझो कैसे, ये दिखने में तो बड़े आसान है, लिखने में भी आसान होता है, थोड़ा सा ये समस्या होती है। देखो क्या बात है, जैसे इसको लिखेंगे ना समुच्चय निर्माण रूप में, तो पहले तो एक बात समझ लेना, अब समुच्चय के कुछ नाम भी लिखे जाते हैं। जैसे समुच्चय को प्रारंभ अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिख दिया जाता है, और समुच्चय के जो अवयव हैं, जो अंदर के अवयव हैं, उसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखे जाते हैं। जैसे यदि हमारा ये मान लो समुच्चय भी है, तो भी बराबर लिखेंगे मझोले क्वेश्चन में x, मतलब मझोले कोष्ठक में बराबर मझोले कोष्ठक में मान लो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखने x या कोई, तो हम x ही लिखते हैं। x इसको कोलन बोलते हैं या सच डेट बोलते हैं। x इस प्रकार है, हिंदी में इसको इस प्रकार भी बोलते हैं, या सच डेट बोलते हैं या कोलन बोलते हैं, समझ रहे हो ना। इसको बोलते हैं कोलन या सच डेट, या हिंदी में इस प्रकार है ना। तो भी बराबर x सच डेट, मतलब x इस प्रकार है कि x ये क्या है, 9 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है ना, तो लिख देंगे x 9 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं। बस इसको मझोले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, है ना। उसी तरह देखो यही रूप है, मैं बोला हूँ ना आसान है, लेकिन ये दिक्कत क्या होता है ना, बड़ा हिंदी में लिखा होता है, इसको सॉल्व ही करना पड़ता है फिर रोस्टर रूप में, इसीलिए। अब हमारे प्रश्नावली में ना पहला प्रश्नावली बहुत आसान है, वो रोस्टर से सारणी में, सारणी से रोस्टर में बोलेगा भाई बनाते रहो, है ना। भाई रोस्टर सारणी में थोड़ी, रोस्टर से समुच्चय में, समुच्चय से रोस्टर में बोलता रहेगा बनाते रहो, बस वही करना और कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा समुच्चय भी पहचानने वाला आएगा कि समुच्चय है कि नहीं। जैसे इसको देख लो, यदि इसको भी हम लोग भी मानते हैं, तो देखो इधर मझोले ब्रैकेट में लिखेंगे x सच डेट, x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अब एक बात जानना कि मैंने एक ही प्रकार के एग्जाम्पल को क्यों लिया है, कि जब एक ही प्रकार के एग्जाम्पल होंगे तो समझने में ये होगा कि क्या अंतर हो रहा है, नहीं तो भाई अलग अलग ले लें फिर कंफ्यूज ही हो जाओ। अब देखो यहाँ क्या है कि मान लो इसको भी, तो भी मझोले ब्रैकेट में x क्या है, सच डेट। अब x जो है क्या है, 20 के अभाज्य गुणनखंड है ना, तो लिखेंगे संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो एक है समीकरण x स्क्वायर बराबर 16 का हल, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे v इक्वल टू, अब देखो ये भी मान लेते हैं v, आप a b c d कुछ भी ले सकते हो, v इक्वल टू देखना x इन सच डेट, x किसका है, समीकरण x स्क्वायर बराबर 16 का हल है, समीकरण x स्क्वायर बराबर 16 का हल है ना। आसान है ना भाई, उसी में से देख के बस लिख देना है। तो बस यही है इस समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगले वीडियोस में प्रश्नावली 1.1 का जो जितने प्रश्न दिए हुए हैं उसको, बड़े मजे आने वाले प्रश्न हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आप बनाने चलो ना तो पूरा बन जाएगा, है ना। तो न संघर्ष न तकलीफ, तो फिर खाक मजा है जीने में।
बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, क्योंकि समूचे को देख के जब आप खोलोगे बुक को ना तो देख के ही लगता होगा तेरी क्या क्या लिख दिया भाई, ब्रैकेट में ABCD लिख दिया, 1 2 लिख दिया, ये पढ़ने ना पड़े। लेकिन अभी तक जितना मैंने बताया मुझे पूरा लग रहा है, विश्वास भी है, यदि आप समझे हो पूरे को तो ये प्रश्नावली 1.1 आराम से बना के आओगे, है ना। तो ट्राई करना। हम लोग ना प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो समुच्चय होता है ना उसको कुछ और अवयव के रूप में कुछ दिखाते हैं। जैसे ये होता है अपना एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। अब देखो एप्सिलॉन में बात ये होती है ना कि अवयव है तो है, जैसे मैंने बताया हुआ था कि एग्जाम्पल मैंने एक ली हुई थी, 9 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग संग्रह, है ना। तो ये हमारा समुच्चय था ना, जब समुच्चय था तो ये था क्या, रोस्टर रूप में लिखें तो 1 3 5 7 9 8 तो होना नहीं है क्योंकि वो सम हो जाएगा। एक बात बताओ, तो यहाँ पे हम लोग जब अवयव लिखते हैं ना तो इसको एप्सिलॉन से लिखते हैं। जैसे इसका अर्थ होता है में है, या होता है सदस्य है, या होता है कि अवयव है ना। अब देखो इसको एक चीज और लिखते हैं, बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग टू मतलब ना इससे संबंधित है, बिलोंग टू इससे संबंधित है। और एक साइन होता है इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू, है ना, डज नॉट बिलोंग टू। ये क्यों यूज करते हैं, ये यूज करते हैं ना कि मतलब जब ये उससे संबंधित नहीं होता इसको काट देते हैं, डज नॉट बिलोंग टू लिखते हैं। ठीक, जैसे बात को समझना, यदि यह एक समुच्चय है तो इसका समुच्चय का नाम मैं भी लिख देता हूँ और इसके जो अवयव हैं उसको मैं एस लिख देता हूँ, तो आप कहोगे ना कि एस जो है वह संबंधित है किससे, बी से, यानी कि एस जो है बी में है ना। तो हम कहेंगे कि एस बिलोंग्स टू भी। यदि अंकों को लिखें तो 1 बिलोंग्स टू भी, 3 बिलोंग्स टू भी, उसके बाद कहेंगे 5 बिलोंग्स टू भी, और क्या कह देंगे 7 बिलोंग्स टू भी, है ना। यानी यदि हम लोग दूसरे अंक को लेते हैं, जैसे कि मान लो 3 है इसमें तो ये तो है इसमें तो बिलोंग्स टू हो गए। मान लो 2 नहीं है इसमें, हम लिखते हैं 2, तो सिंबल यहाँ लगाना पड़ेगा डज नॉट बिलोंग्स टू भी, है ना, यानी कि इससे संबंधित नहीं है, इसमें अवयव नहीं है। तो जब इसमें नहीं रहेगा तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि रहेगा तो करेंगे। एज लाइक आप देख लो 8 को, 8 इसमें नहीं है ना तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू भी। इस तरह करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो अब इसका यूज भी आने वाला है। मैंने आपको पूरा इसका जो जितना इंट्रोडक्शन था ना, जितना के लिए तो आपको प्रश्नावली 1.1 की जरूरत है उतना मैंने बता दिया। और सबसे बड़ी बात जाना, इस प्रश्नावली में एक चीज सबसे ज्यादा सीखने वाला है, उसको है रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में बनाने का, वही सीखना है, वही मोस्ट है। और उस लायक जो प्रश्न है चौथा है, मजे वाले प्रश्न है, अभी बनाते हैं उसको, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को। क्या है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बनाइए। मैंने इसको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं है, आप क्या करें, यहाँ पे मैं इसका स्लाइड लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना और मैं यहाँ सॉल्व बताऊँगा आपको, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का समूह। एक बात बताओ कि मतलब हम लोग समुच्चय कहते किसे हैं, समुच्चय कहते हैं कि वस्तुओं का या अवयव का ऐसा सुपरिभाषित संग्रह हो तो उसे कहते हैं समुच्चय, यानी कि अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो भाई सुपरिभाषित, इसका मतलब होता है ना कि वो प्रत्येक के लिए समान रहे, प्रत्येक के लिए ना बदले नहीं, प्रत्येक के लिए समान रहे, है ना। यानी कि ना कि आप कई तरीके से इसको कह सकते हो कि किसी के लिए ना बदले, सबके लिए समान रहे। मैंने लिखा हुआ प्रत्येक के लिए समान रहे। अब देखो जैसे कि मैंने कहा कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याएं क्या हो सकती हैं,
2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8, 10, 12। अब ये बात मैं किसी से पूछूं तो बदलने वाला है, मैंने एग्जाम्पल से आपको बता चुका है। तो इसके बाद हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, जो बोला है समुच्चय कौन कौन से बताइए, और कारण भी बताना है कि क्या क्यों समुच्चय, है ना। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। एक बात बताओ कि जे अक्षर से कौन कौन से प्रारंभ होंगे? प्रारंभ होंगे जैसे हो जाएगा जनवरी, है ना, उसके बाद फरवरी होगा नहीं, मार्च होगा नहीं, अप्रैल होगा नहीं, मई होगा नहीं, जून होगा नहीं, जून हो जाएगा ना, जे से जून, और एक हो जाएगा जुलाई, है ना। इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कोई होने वाला नहीं है। जब नहीं होगा तो क्या है, ये सुपरिभाषित है ना। जब सुपरिभाषित है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि समुच्चय है। मैंने टिक लगा दिया हुआ, समुच्चय जब है तो मैंने इसको टिक लगा दिया, है ना। इसके बाद है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जो भारत के हैं, जैसे बात को समझना कि हमारे देश में कितने लेखक हैं, इसका कोई तो लिमिटेशन है नहीं, लेखकों की संख्या तो कई है, लेकिन 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों के नाम बताने। एक बात बताओ, किसी को दूसरा लेखक पसंद है, किसी को दूसरा लेखक पसंद है ना, किसी को हरिवंश राय बच्चन पसंद है, किसी को राजेंद्र प्रसाद पसंद है। तो इसमें कोई नहीं कह सकता है ना कि ये सबसे प्रतिभाशाली हैं, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह समुच्चय नहीं है ना। उसके बाद है तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। एक बात बताओ, विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज हैं, जैसे किसी को महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को रोहित शर्मा पसंद है, ऐसे ऐसे मैंने तो पूरे विश्व के क्रिकेटरों का नाम तो नहीं जानता हूं मैं, मुझे क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, रियलिटी ये है। तो बस जो जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन भाई संग्रह तो नहीं है ना, संग्रह नहीं है। इस तरह हम लोग कहेंगे कि ये संग्रह नहीं है, क्योंकि हर किसी के लिए मान बदल जा रहा है, प्रत्येक के लिए समान नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, हाँ ये है। जैसे हमारे डायरी में नोट होता है कितने बच्चे हैं, यदि आप ऑनलाइन भी देख रहे हो, इसमें भी है कि 10 बच्चे आए, 20 बच्चे आए, 100 आए, 1000 आए, 2000 आए या 5000 आए, सबका एक संग्रह बना हुआ है ना। तो लाइन से लिखी हुई है तो इसको तो लिख सकते हैं, ये समुच्चय है अपना, है ना। उसके बाद देखो पांचवा है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। एक बात बताओ, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं जैसे क्या हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये ... 99 तक होना चाहिए, क्योंकि सबसे कम होना है 100 से। तो जब 100 से कम होगा 99 तक होगा, तो एक बात बताओ, ये निश्चित है ना, मैं आपसे भी पूछूं तो यही बोलोगे, दूसरे से पूछूं यही बोलोगे, और किसी से पूछूं वही बोलेगा, तो मतलब ये समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है ना। छठवां है, क्या है छठवां, कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। एक बात बताओ, लेखक प्रेमचंद्र है ऐसा नहीं है एक उपन्यास लिखे होंगे, लिखे तो कई हैं, लेकिन एक निश्चित है ना कि कितने उपन्यास लिखे हैं, इसको लिखा, उसको लिखा, उसको लिखा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि एक निश्चित है, उससे अधिक नहीं है उपन्यास, क्योंकि वो लिख चुके हैं, तो इसीलिए उनका जो उपन्यास है वह है। लेकिन यदि कोई कहता है ना, इसका एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, यदि कोई कहे कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों का संग्रह, इसको नहीं कहा जा सकता है भाई। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, किसी को दूसरा उपन्यास पसंद हो सकता है, किसी को दूसरा पसंद हो सकता है, मुझे दूसरा पसंद हो सकता है, भाई ये तो समुच्चय नहीं है। लेकिन उनके द्वारा जितने उपन्यास लिखित है ये समुच्चय है, क्योंकि वो एक निश्चित है। बात समझ रहे हो ना? मुझे लगता है कि मैं आपका जो मन में डाउट आ रहा होगा या ना भी आ रहा होगा, तो यदि समझ रहे होगे उसको मैं क्लियर कर पा रहा हूँगा। अगला क्वेश्चन है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। एक बात बताओ, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांक मतलब धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, जैसे 0 है ना। उसके बाद पूर्णांक है और सम है, तो भाई 2 होगा, 1 तो होना नहीं है। अब 2 जो है प्लस में भी होगा, माइनस में होगा, क्योंकि पूर्णांक की बात हुई है। तो देखो +2 -2 है ना, +2 +-4, उसके बाद क्या +-6 +-8, ऐसे होंगे ना, ये तो अनंत तक जाएंगे। लेकिन समुच्चय है ना, आपसे भी पूछे तो यही बताओगे, दूसरे से भी पूछे तो यही बताएगा, तीसरे से पूछे तभी भी वही बताएगा। तो ये क्या है, अपना समुच्चय है ना। इसके बाद है एक लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है,
क्या है कि ये 7 नंबर है। अरे बैठो यार, रुको, बैठो वहीं पे। अब 8 नंबर क्या है, देखो ये 8 नंबर है अपना, सेकेंड लास्ट ही है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। एक बात बताओ, इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं? कुल मिला के मेरे देखने से 6 प्रश्न होंगे। हाँ, 6 ही प्रश्न है। एक बात बताओ, जब 6 प्रश्न है तो भाई है ना, 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। भाई मैं भी पूछूं तभी भी आप वही बताओगे, दूसरे से पूछो तभी भी वही बताएगा, क्योंकि देख के बताने हैं। तो ये एक समुच्चय है, तो क्या कहेंगे, इसको लिख देंगे समुच्चय है। एक है और लास्ट क्या है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। आप बताओ क्या होगा कि सबसे खतरनाक जानवर क्या हो सकते हैं? मान लो लड़कियों को देख लो, छिपकली से डरती हैं, है ना, कोई सांप से डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, कोई बिल्ली से डरता है, कोई गाय से डरता है, कोई भैंस से डरता है। अलग अलग तरीके हैं डरने के, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गायों से डरता है, चाहे अलग अलग जानवरों से डरता है। तो सबसे अधिक खतरनाक जानवर तो किसी के लिए, सबके लिए समान तो हो नहीं सकते हैं, इसीलिए कहेंगे क्या कि ये समुच्चय नहीं है। अब देखो दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या है दूसरा प्रश्न? बोला है कि मान लीजिए ए बराबर रोस्टर रूप में 1 2 3 4 5 6 है ना। ए बराबर 4 5 6 है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, इन दोनों का उपयोग करना है ना। देखो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है 5 डॉट 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 ए, उसके बाद है अपना दूसरा है 8 डॉट डॉट ए, तीसरा है 0 डॉट 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 ए, चौथा है 4 डॉट 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 ए, पांचवा है 2 डॉट 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 ए, और छठवां है क्या है अपना 10 डॉट 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 ए। मैंने अभी इसको प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले जस्ट बताया हुआ है क्या कि कैसे जाने। देखो यदि इसमें है तो बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, क्योंकि समुच्चय का कुल नाम ए है। एक बात बताओ, इस समुच्चय में 5 है ना, देख रहे हो ना, तो यूज करेंगे बिलोंग्स टू। 8 है, नहीं है भाई, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है, नहीं है भाई, तो क्या लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, हाँ है, दिख गया बिलोंग्स टू। 2 है, जरूर है, बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू, है ना। इस तरह हमने पहला और दूसरा प्रश्न बनाया। अब अगले स्लाइड में मैं बता रहा हूँ आपको इसके आगे के प्रश्न, है। तो मतलब 2 प्रश्न बनाने के बाद इस प्रश्नावली का अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा प्रश्न। मतलब ना इस प्रश्न में रोस्टर रूप में लिखना हुआ है। क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप मतलब कि हमें उसे सारणीबद्ध रूप में लिख देना है। जैसे क्या है, पहला ए बराबर एक्स सच डेट, एक्स एक पूर्णांक है, और क्या है एक्स जो है वो पहले टर्म एंड कंडीशन दिया है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखो x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो लिख देंगे a बराबर, देखो -3 से बड़ा है ना, तो -3 से बड़ा 2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ध्यान ये रखना कि 7 को नहीं लेना है, क्योंकि 7 या 7 के बराबर है नहीं और 3 के बराबर है नहीं, तो बस -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो ये हो गया सारणी रूप में, है ना, या रोस्टर रूप में। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, सबसे ज़्यादा ध्यान इस चिन्ह पे देना है कि चिन्ह बराबर का तो नहीं ना है, समझ रहे हो ना बात को। आगे देखो दूसरा क्या है, b बराबर x सच डेट संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या है ना। तो देखो लिखेंगे क्या, b बराबर, अब देखो 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या भी है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और साथ में 5 हो जाएगा। 6 नहीं होगा क्योंकि बोला है 6 से कम है ना। तीसरा देखो, तीसरा क्या है अपना, तीसरा बोला है कि c बराबर x सच डेट 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अब देखो 2 अंक का संख्या है और जिसके अंकों का योग 8 है, देखो क्या हो जाएगा, तो C समुच्चय है ना,
तो इसको लिखेंगे तो सबसे पहले यदि दहाई का अंक 1 है तो इकाई का 7 होगा, तभी तो 8 होगा ना। यदि दहाई का 2 होगा तो इकाई का 6 होगा, तभी तो 8 होगा ना। यदि दहाई का 3 होगा तो इकाई का 5 होगा, तभी तो 8 होगा ना। यदि दहाई का हमारा 4 होगा तो इकाई का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि दहाई का 5 होगा तो इकाई का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये जो 3 5 है और 5 3 है, दोनों सेम ही चीज़ है ना, तो इसको अब हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखो यदि दहाई का 6 होगा तो इकाई का 2 होगा, तो फिर वही हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा कि दहाई का 7 होगा तो इकाई का क्या हो जाएगा, 1 होगा, तभी भी नहीं होगा। अब देखो यदि दहाई का 8 होगा तो इकाई का 0 होगा। अब देखो अब 9 करेंगे तो 9 को तो 8 से अधिक हो जाएगा ना। तो बस यही संख्याएं हैं जो 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग जो है वह 8 है। और संख्याएं होंगी, लेकिन ये बात है ना कि हमें बार बार एक ही संख्या को नहीं लिखना है, क्रम से मतलब नहीं रखना है ना। डी देखो चौथा प्रश्न क्या है कि डी बराबर x सच डेट एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 16 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या और संख्या 60 की भाजक है और अभाज्य संख्या भी है। तो देखो भाजक भी है और 60 का है, तो देखो इसको क्या करेंगे, 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लो तो 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से कटेगा 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 1 बार में। अब देखो एक तो लेना नहीं है तो 2 बार है तो 1 बार लेंगे, क्या हो जाएगा d बराबर 2 3 5। ये हो गए इस संख्या के भाजक, है ना। आगे देखो, अब देखो 5 नंबर प्रश्न क्या है कि त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। अब देखो ई जो है वह जब त्रिकोणमिति का समुच्चय है तो कोई भी अक्षर जो है बार बार नहीं आना चाहिए। तो टी आर, उसके बाद आएगा आई जी, उसके बाद आएगा ओ, उसके बाद आएगा एन, उसके बाद देखो ओ हम लोगों ने एक बार लिख दिया है, उसके बाद आएगा एम, उसके बाद आएगा ई, उसके बाद टी हम लोगों ने लिख दिया है, आर भी लिख दिया है, बचा है वाई। तो क्या हो जाएगा, ये है हमारा त्रिकोणमिति शब्द का समुच्चय। यानी कि कोई भी शब्द अक्षर जो है, यानी कि कोई भी अक्षर है दोबारा नहीं लिखना है और सिस्टमेटिक है ना। अब देखो लास्ट और छठवा है इस तीसरे का, क्या है कि एफ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो देखो एफ क्या है, वह बेटर शब्द है, तो बेटर को लिखते हैं बी ई, उसके बाद डबल टी, तो एक टी लिखेंगे, ई तो लिख ही चुके हैं तो लिखेंगे नहीं, एक आर लिख देंगे। तो बेटर शब्द के अक्षरों का जो समुच्चय है वह हो गया इसमें। अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न। इस प्रश्नावली का सबसे मेन प्रश्न है जो चौथा ही है, इसी को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है, जो है निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। देखो कैसे व्यक्त करते हैं इसको समुच्चय निर्माण रूप में। पहला क्वेश्चन है कि 3 6 9 और 12 है ना। सबसे पहले देखना कि इसे ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि इसका है क्या मतलब पूरे में, है ना। तो सबसे पहले देखो लाइन से लिखते हैं इसको, 3 6 9 12। इसको ध्यान से देखें तो 3 गुणे 1 है, इसको ध्यान से देखें तो 3 गुणे 2 है ना। इसको ध्यान से देखें तो 3 गुणे 3 है, इसको देखें तो 3 गुणे 4 है ना। यदि ये देखो ये सब जो है पहला वाला बराबर है ना, और ये जो है 1 2 3 4 यानी कि प्राकृतिक संख्या है। यदि हम लोग इसका रूप समझें तो इसका रूप 3n के रूप का है, n जो है हमारा प्राकृतिक संख्या है। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, सपोज करो ये भी समुच्चय है तो लिखेंगे x सच डेट x बराबर 3n, क्योंकि 3 हमारा नियत है, 3 को तो बदल नहीं सकते हैं, है ना। n जो है हमारा ये 1 2 3 4 होता है। अब n की प्रकृति हमें बतानी पड़ेगी कि n क्या है, तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। भाई प्राकृतिक संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 ये जाते जाएंगे, लेकिन ये रोक दिया 1 से लेके 4 के बीच में, तो फिर लिखना पड़ेगा एंड
और क्या लिखेंगे, अब देखो इस n का मतलब इसका जो परास है कहाँ से कहाँ तक है उसे लिखना पड़ेगा। तो जो n है अब है वह क्या है, n जो है वह सबसे बड़ी बात जानना है कि बड़ा है किस से, एक से, और बराबर भी है, देख रहे हो ना, एक के बराबर भी है, और किससे छोटा है, किससे, 4 से, और बराबर भी है। तो देख लो एक से बड़ा है और बराबर भी है, 4 से छोटा है और बराबर भी है। इसका ये बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है समझना कि ये परास लिखते कैसे हैं। फिर से समझना कि जो हमारा n है, ये जो n है प्राकृतिक संख्या हो 1 2 3 4 से अधिक और कम नहीं है, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख दिए n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी कि n जो है प्राकृतिक संख्या से संबंधित है ना। अब देखो जो n है उसकी प्रकृति हम लोग बता रहे हैं कि 1 से बड़ा है या बराबर भी है, और 4 से छोटा है या उसके बराबर भी है ना। तो ये मतलब है, यानी कि 1 और 4 के बीच में, और साथ में 1 और 4 को भी लेना है, ये मतलब है इसका। चलो दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 4 8 16 32 क्या है, 2 4 8 16 और 32। इसको हम लोग देखें तो देखना बात को कि यहाँ है 2, यहाँ है 4 8 16 32। इसको ध्यान दिया जाए तो देखो इधर इसको करेंगे, अब इसको हम लोग करेंगे तो देखना ध्यान से, यदि हम लोग 2 गुणे 1 करें तो 2 होगा, 2 गुणे 2 करें तो क्या हो जाएगा कि 4 हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, चलो इसको पहले करके देखते हैं। 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 गुणे 2 बराबर 4, और 2 गुणे 3 होना चाहिए ना, तब तो 6 होगा। ये दे दिया है 8, तो ये जो हमारा है नियम नहीं लगेगा, फिर दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। अब देखो कौन सा लगाना है, तो हम लोग देख रहे हैं, देखो 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 थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग इधर। यदि 2 पर 1 घात हो तो 2 होगा, 2 पर 2 घात हो यानी कि 2 दूनी 4 होगा, यदि 2 पर 3 घात हो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 होगा, यदि 2 पे 4 घात हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, और 2 पे 5 घात हो तो क्या होगा, 32 होगा। यानी कि जो हमारा पूरा क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है 2 पर घात n के रूप का, यानी कि n जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, इसमें भी दिया हुआ कहाँ से कहाँ तक है ना। तो इसको लिखेंगे, सपोज करिए समुच्चय हमारा भी है तो लिखेंगे मझोले कोष्टक में x सच डेट x जो है वह क्या है, बराबर है 2 टू द पावर n के रूप का। अब n की प्रकृति बताओ, जो n है वह बिलोंग्स टू कैपिटल n, और अब देखो और में क्या है, इसका n का बताना है कि कहां से कहां तक है, तो 1 से लेके 5 तक है, तो लिखेंगे n बड़ा है 1 से और बराबर भी है, और छोटा है किससे, 5 से और 5 के बराबर भी है। ये है हमारा पूरा रूप इसका बताने का, है ना। तो आशा है कि आप समझे होंगे इसको, बड़े मज़े में समझना भी बड़ा ध्यान से करना है आपको कि कैसे, यही बोले ना इस एक्सरसाइज का सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, और आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, इस पे कि ये हो कैसे रहा है ना। अब देखो तीसरा पार्ट है इसका कि ना, मैं इसको पहले बताऊं यहाँ कि देखो 5 25 125 और 625 है ना। देखो क्या है कि यदि 5 है यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 125 है, और यहाँ पे 625 है। अब देखो ये होगा कैसे, तो 5 को देखो, 5 में 1 का गुणा करेंगे 5 होगा, 5 में 2 का गुणा करेंगे तब तो 10 हो जाएगा, हमको 25 चाहिए। तो फिर इस रूप का देखो है कि नहीं है, तो 5 में 1 पावर लगा दे तो 5 हो जाएगा, 5 पे 2 पावर लगा दें यानी कि स्क्वायर कर दे तो 25 हो जाएगा, 5 का क्यूब कर दें तो 125, 5 गुणे 5 गुणे 5 125, 5 पे यदि घात 4 कर दें तो ये 625 हो जाएगा। यानी कि सेम टू सेम इसी नियम पे काम हो रहा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि मान लो भी समुच्चय है तभी x सच डेट x बराबर क्या है 5 टू द पावर n, है ना, और जो n है वह n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और क्या हो जाएगा
कि इसका अब परास लिखते हैं कहाँ से, तो 1 से लेके 4 तक है ना, तो सेम यही यूज करेंगे, और 1 भी है और 4 भी है, तो लिखेंगे n जो है वो बड़ा है 1 से और बराबर भी है, और छोटा है किससे, 5 से और इसके बराबर भी है ना। तो इस तरह करके अब इसको बंद कर देता है। ये मैं बोल रहा हूँ ना, आप इस पे ज़्यादा ध्यान दो, है ना। इसका मतलब ये है। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि चौथा है 2 4 6, 2 4 6, और इसके बाद ये डॉट डॉट कर दिया, यहाँ से डॉट डॉट कर दिया। सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है इस क्वेश्चंस में से। देखो 2 है, फिर 4 है, फिर 6, देखो इसका मतलब हुआ 2 गुणे 1, इसको देखो 2 गुणे 2, समझना इस पैटर्न में हमारे बीच में 6 नहीं ना आ रहा था, तभी हमारा 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 नहीं हो पा रहा था। इधर देखो इसको हो जाएगा 2 गुणे 3, इसके आगे 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 बन रहा है, यानी कि देखो 2 जो है हमारा सेम टू सेम है, मिल गया। ये 1 2 3 हो रहा है और इसके आगे तक भी जा रहा है, देख रहे हैं ना, तो आगे तक जा रहा है, तो ये मतलब है कि ये 2n के रूप का है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे समझना कि मान लो v समुच्चय है, तो v समुच्चय है x सच डेट x बराबर 2n। अब देखो n जो है वह क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल एन। अब देखो ये परास नहीं लिखेंगे हम लोग, जो इसकी मतलब लिमिट बताता है कि कहाँ से कहाँ तक है। इसका रीजन क्या है कि देखो 6 से आगे डॉट 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 डॉट, इसी पैटर्न में पता नहीं कहाँ तक जाएगा। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अनंत तक जाएंगे। जब अनंत तक जाएंगे तो हम लोग इसको यहीं छोड़ देंगे, तो बस यहीं पे हो गया। इसीलिए बोले हैं कि ये आसान होने वाला है ना। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, ये है हमारा छठवां नहीं 5वां क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये है 1 4 9 और डॉट 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 लेके 100 तक, है ना। देखो ये क्या होगा, 1 4 9 और 100 का भी ले लेते हैं। देखो 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और 10 का मतलब 10 का स्क्वायर। तो देखना इस बार ना जो घात हैं वो हमारे बराबर हो रहा है, और जो बेस है वो 1 2 3 4 मतलब डॉट 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 के बाद 10 तक हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है, बात को समझना, कि ये सब n टू द पावर 2 के रूप का है ना। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग, इसको मैं कहाँ लिख दूं, आप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना इसको। देखो v इक्वल टू एक्स सच डेट x बराबर है n टू द पावर 2 के रूप का, है ना। अब इसको मैं इधर कॉमा लगा के लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं है, आप इधर लिख लेना, आगे लिख लेना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो। अब देखो इसमें परास क्या है कि n पहले समझना कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, है ना। और देखो जो n है, स्मॉल n है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 भी है और 10 भी है, देख रहे हो ना। तो लिखेंगे ये है n बड़ा है 1 से और बराबर भी है, और क्या है कि छोटा है 10 से और बराबर भी है। बस हो गया ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इस तरह करके इस प्रश्न के 5 पार्ट्स को हम लोगों ने कर लिया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप ट्राई करना, अच्छे से करना, क्योंकि इसमें इस पूरे प्रश्नावली में इसी को सीखना है कि कैसे इसको समुच्चय निर्माण रूप में बनाते हैं, है ना। बड़े आराम से समझोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक प्रैक्टिस ना हो पाए वीडियो से करके रोक के देख लेना आप, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 5वां प्रश्न और 6वां, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं इस प्रश्नावली में, उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। फिर आगे 1.2 के इंट्रोडक्शन और प्रश्नावलियां हैं, बड़े आसान हैं। यही समुच्चय निर्माण रूप भी आसान है, थोड़ा सा समझने का मतलब है। जैसे देखो हम लोग 1 2 3 4 का जो ये लिख रहे थे ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये n जो है प्राकृतिक संख्या है। बस एक बार आप समझ गए ना, फिर कोई मुश्किल ही नहीं है, और मुझे लग रहा है कि मैंने आपको समझाया हुआ है और आपने समझा भी है। देखो अब बताते हैं 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, है ना। बात को समझना, सूचीबद्ध करना है। जैसे पहला है a बराबर x सच डेट x एक विषम प्राकृतिक संख्या। देखो x इस प्रकार है ना कि एक विषम प्राकृतिक संख्या है, हम लोग इसको
अवयवों को सूचीबद्ध करेंगे, रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखो विषम प्राकृतिक संख्या है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये अनंत तक जाएंगे, है ना। हो गया, बस लिख दिए इसको। मतलब कि विषम भी होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या भी होना चाहिए। विषम प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं, आराम से लिख देंगे हम लोग। ठीक है, देखो दूसरा क्या है, दूसरा है बी, समुच्चय है एक्स सच डेट एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक किस प्रकार का है, मैं पहले इसको लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ समझा के। 1/2, अब x जो है इससे बड़ा है और किससे छोटा है, और छोटा है 9/2 से। इसका मतलब समझना, माइनस में 1/2 का मतलब हुआ 0.5 माइनस में, और ये x इससे क्या है, बड़ा है, और छोटा किससे है, 9/2 का मतलब हुआ 4.5, है ना। अब एक बात बताओ, हम लोग पूर्णांक को पढ़े हैं कि पूर्णांक पूरे होते हैं, जैसे -1 -2 -3 0 ऐसे, ये दे दिया हमको दशमलव में, यानी कि 0.5 माइनस वाला होगा नहीं, तो इससे बड़ा क्या होगा, तो इससे छोटा होगा -1, इससे बड़ा होगा 0, है ना। अब देखो x जो है इससे बड़ा है, तो जब बड़ा है तो b बराबर हमारा हो जाएगा सबसे पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। रुको भाई, अब देखो 4 के बाद 5 लिखने से पहले ये भी तो देख लो कि x जो है 4.5 से छोटा भी है, तो ये तो 5 लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो यहीं पे रोक देते हैं 4.5। अब देखो 4.5 को लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, तो बस जो जो पूर्णांक है उसको लिख देंगे। और इसी से समझना कि हम लोग समझेंगे रिक्त समुच्चय क्या होता है, मतलब ऐसे समुच्चय का अवयव दे देगा जो होगा ही नहीं अस्तित्व में, है ना। तो जब अस्तित्व में नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये रिक्त समुच्चय है। ऐसे ही आगे पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देना उसमें भी, इसीलिए थोड़ा सा देखो। अब तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा, कि c बराबर x सच डेट एक पूर्णांक है। पूर्णांक किस प्रकार का है कि x स्क्वायर अब या तो छोटा है या बराबर है 4 के। अब देखो 4 के, अब देखो ऐसा पूर्णांक लेना है, बोला है ना कि ऐसा पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक है तो ऐसा पूर्णांक लेना है जिसका वर्ग या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। तो देखो क्या करेंगे, 1 का जो वर्ग होता है वह 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है ना, तो 4 से बड़ा नहीं लेना है, 3 का लेंगे तो 9 हो जाएगा, ये तो 4 से बड़ा हो गया। और देखो -1 का जो वर्ग होता है वो भी 1 होता है, और -2 का जो वर्ग होता है वो भी क्या होता है, 4 होता है। कि जो 0 होता है वो अभी तो भाई 0 का वर्ग करें तो 0 ही आना है, यानी कि ये हो गया। तो हमारा जो इसका रोस्टर रूप होगा या सारणिक रूप बोलो, ये हो जाएगा हमारा 1 2 0 -1 और -2, है ना, बस हो गया। तो सी हो गए। अब देखो हम लोग देखेंगे डी। डी क्या है, ये है कि चौथा है, मतलब डी जो बोला हुआ वो है, देखो मैं चौथा नंबर है, और डी समुच्चय है। क्या है डी समुच्चय, डी बराबर x सच डेट लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो देखो जब डी है लॉयल शब्द का अक्षर है, तो देखो जो बार बार आया उसे लिखना नहीं है, तो LOYA। अब देखो यल तो ऑलरेडी दिया है ना, तो उसको लिखेंगे नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया कि रोस्टर रूप में हो गया। उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा, कि E बराबर x सच डेट वर्ष का एक महीना है जिसमें कि 31 दिन नहीं होते हैं। अब देखो इसको आपने इस अंगुली पे गिना हुआ है, जैसे जनवरी, मैं पहले लिख देता हूं, समझना बात को। यहाँ पे देखो E, अब देखो क्या है E कि वर्ष जिसमें ऐसे महीने हैं ना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो देखो जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है, तो लिख दिए फरवरी, है ना। उसके बाद देखो मार्च में होता है, अप्रैल में नहीं होता है, तो अप्रैल लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखो अप्रैल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई में 31 दिन होता है, जून में नहीं होता है, तो जुलाई लिख दिए, जून लिख दिए, है ना। उसके बाद देखो जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई,
आज जून में नहीं होता है, आज जुलाई में देखो 31 दिन होता है, अगस्त में होता है, सितंबर में नहीं होता है। तो सितंबर, अब देखो सितंबर में, उसके बाद अक्टूबर, तब नवंबर, और उसके बाद देखो नवंबर के बाद दिसंबर, यानी कि जनवरी फरवरी में नहीं होता है, मार्च अप्रैल में नहीं होता है, जून जुलाई में नहीं होता है, अगस्त सितंबर। अब देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई, तब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। इतने महीनों में जो हमारे होते हैं 31 दिन नहीं होते हैं। अब छठवां देख लो क्या है कि F बराबर एक्स सच डेट अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है और कैसा है, जो के से पहले आते हैं। देखो ध्यान देना कि ये व्यंजन बोला हुआ है, अक्षर नहीं बोला हुआ है। व्यंजन का मतलब कि स्वर नहीं लेने हमें। तो देखो ए तो होगा नहीं, उसके बाद क्या होने वाला है, बी हो जाएगा, बी के बाद क्या हो जाएगा, बी के बाद सी हो जाएगा, तब डी हो जाएगा, ई होगा नहीं, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई होगा नहीं, आई के बाद जे हो जाएगा, आ के पहले वाले हैं तो के तो लेंगे नहीं क्योंकि उसके पहले लेना है, बस हो गया। इस तरह करके इसके जो समुच्चय हैं हम लोग रेडी कर लेते हैं। अब देखो इस पार्ट्स का और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। देखो सही मिलान तो ठीक है, मैं सामने सामने मिला दूंगा। देखो कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद चौथा, चार ही दिया हुआ है। देखो पहला का जस्ट सामने क्या होगा, 1 2 3 6 है ना। तो देखो क्या होगा, एक्स सच डेट एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है ना। तो एक अभाज्य भी है और 6 की भाजक भी है। अब देखो अभाज्य में एक जो है वो अभाज्य नहीं है, नहीं ना है, तो ये पहला का ए मिलान नहीं होगा। नीचे चलते हैं, एक्स सच डेट, समझो ना बात को आप, मतलब ना देखो इसमें क्या है, 1 2 3 6 है। अब देखो ये अभाज्य नहीं ना है, ये हमसे बोला है कि एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो काम होगा नहीं। इसके आगे होगा कौन, देखो एक्स सच डेट संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम है और विषम प्राकृतिक है। देखो ये तो सम दिख रहा है, ये तो विषम है, ये भी सम दिख रहा है, ये हो नहीं सकता है। अब एक्स सच डेट एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। अब देखो 6 के भाजक भी है और प्राकृतिक में 1 2 3 6 है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला हो जाएगा, है ना। आगे देखो दूसरा है 2 और 3। अब 2 3 कौन कौन से होंगे, तो देखो एक्स सच डेट एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है ना। 2 3 जो हैं अभाज्य हैं भी है और 6 के भाजक भी, तो ये तो हो ही सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा का ए मिलान कर देंगे हम लोग। अब आगे देखो तीसरा मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स वाला केवल सामने डी दिख रहा है तो डी को ही लगा देंगे, है ना, बहुत आसान है डी वाला। अब देखो चौथा है 1 3 5 7 9। अब जो बचा हुआ उसको लगा लो भाई। तो क्या है, एक्स सच डेट संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, बस। तो ये हो गया हमारा बी। इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लिया है। आप इसको घर पे बड़ी बढ़िया से प्रैक्टिस करना। और मैंने बताया हुआ है ना कि इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है जो बोलता है कि समुच्चय निर्माण रूप में बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि जरूर मेहनत करेंगे और आपके लिए ये सबसे नया टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय इसके पहले पढ़े नहीं हो, और देख लो स्टार्टिंग यहीं से है और अंत कहाँ तक जाएगा ये देख के ही देखना, इसका अंत ही नहीं है। बहुत यूजेस है इसके, देख रहे हो ना। अब सोच लो कि महीनों के भी नाम इसी में आ रहे हैं। अब सोच लो ये ABCD भी इसी में आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, सब चीज यूज हो रहा है। विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, समुच्चय के बनाने के नियम, है ना। तो इस तरह करके अभी इसके आगे बहुत पढ़ने हैं हम लोग को, इसके मतलब ना व्याकरण पढ़ने हैं, इसके उपयोग पढ़ने हैं, इसके प्रकार पढ़ने हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में पार्ट 2 में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।